नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो पाकिस्तान ने जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। इजराइल हमास वॉर पे क्या डेवलपमेंट चल रही है, पैलेस्टीनियंस को कहाँ पे सेटल किया जाएगा, कैसे होगा, उन एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं। और ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर एक एडिटोरियल है, इस चीज़ को हम समझेंगे। एंड देन यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स के ऊपर क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं और पॉसिबिलिटीज़ किन चीज़ों की है वो देखेंगे यहाँ पे। एंड देन ईरानियन सैंक्शंस को भी लिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। तो आइए फ्रंट पेज पे जो हमारी पहली खबर है वो है कि इंडिया डिनाइज द रोल इन पाकिस्तान ट्रेन अटैक। तो दरअसल ये हुआ क्या है, पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने, मतलब ISPR बोलते हैं उनको, और वो बेसिकली मीडिया के साथ जो है रूबरू होने का काम वो ISPR करता है, पाकिस्तानी आर्मी का ही एक यूनिट है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, अब देखो एक चीज़ समझनी है कि ये बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। बॉर्डर इन द सेंस दैट बलूचिस्तान का अगर आप बॉर्डर देखोगे तो बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग हियर। अच्छा, अब अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और पिछले कुछ समय में तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर हैं वो भी कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं। बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और पाकिस्तान जो हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे, तो उस वजह से ये डेवलपमेंट्स जो हैं वहाँ पे हुई हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। अब इसके अंदर इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, तो पाकिस्तान के पास कोई सबूत तो है नहीं। पाकिस्तान इज़ जस्ट डूइंग द मीडिया मैनेजमेंट। ये सिर्फ जो है मीडिया मैनेजमेंट का काम जो है पाकिस्तानी कर रहे हैं आज की डेट में। ओके, सो अदर देन दैट देर इज़ नथिंग। सो बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी अपनी जो जनता है उससे चीज़ों को छुपा रही है। क्या छुपा रही है कि कितनी ख़राब कैपेबिलिटी है पाकिस्तानी आर्मी की, दैट दे आर नॉट एबल टू डिफेंड देयर सिटीजन। इसलिए जो है वो इस टाइप का कहानी जो है वो इस टाइप की घड़ रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अब देखिए, इंडिया ने अपना रोल तो डिनाई कर दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब देखो, ये इंडिया पाकिस्तान की जब आप बात करते हो तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मतलब इन द सेंस दैट एक टेररिज्म का मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर आपके GS पेपर 2 में IR कंपोनेंट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टेररिज्म का नाम देके इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके GS 3 के अंदर। और इन सब फैक्टर्स के अंदर पाकिस्तान एक लिंक है। बिकॉज पाकिस्तान, आप ये बोल सकते हो कि वो एक ऐसा एपिटॉम, मतलब ऐसा क्लस्टर है जहाँ पे टेररिज्म जो है उसको खुल के सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है वो कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि भी कोई दूसरा देश उनके अगेंस्ट जो है इस टाइप की कोई थ्योरी रच रहा है या कोई इस टाइप की घटना कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है यहाँ पे। अब देखो, बात ऐसी है कि यहाँ पे UPSC ने 2015 में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर IR में क्वेश्चन पूछा था। टेररिज्म से रिलेटेड तो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इन्होंने कहा था कि टेरर एक्टिविटीज़ और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट वो एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को इम्पैक्ट करता है। तो इन्होंने कहा कि बताओ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके कैसे आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बात इतनी सी है, पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्ट पावर होती क्या है। सो बेसिकली यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द अदर, यू कैन से कंट्री, दूसरे कंट्री को आप इन्फ्लुएंस करते हो थ्रू पीसफुल मीन्स। बहुत पीसफुल तरीके से आप करते हो अपने फेवर के अंदर उनको टिल्ट करने के लिए, या फिर अपने फेवर में रिजल्ट निकालने के लिए कि सामने वाले कंट्री की पॉलिसी जो है वो आपके फेवर में हो जाए। ये सॉफ्ट पावर होती है। अब देयर आर डिफरेंट टूल्स। इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो क्रिकेट कैन बी वन। अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, तो हमने न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है वो मैच किया है। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी इज़ देयर। देन हेल्थ डिप्लोमेसी इज़ देयर, ये दूसरा है। कल्चर जो है हमारे यहाँ पे वो लिंक्ड अप होता है। रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ पे लिंक्ड अप होता है। सूफ़ी जो सेंट हैं अजमेर दरगाह के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तानी जो फंक्शनरीज़ हैं वो भी यहाँ पे विज़िट करते हैं, वो यहाँ चादर भिजवाते हैं। सो ये सब सॉफ्ट पावर के अंदर काउंट होगा, ठीक है। लेकिन बात ऐसी है कि यार सॉफ्ट पावर हम पिछले इतने टाइम से करते रहे हैं, क्या उसका हमें कोई इम्पैक्ट देखने को मिला? नो। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी अपनी थॉट प्रोसेस चेंज की है और इंडिया को आज की डेट में हाइब्रिड मॉडल पे चलना पड़ेगा, ठीक है।
सो एट वन पॉइंट वी नीड टू फोकस ऑन हार्ड, बिल्कुल हार्ड, और जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन भी पाकिस्तान की करवानी पड़ेगी, दुनिया को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है, वो सारे फैक्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा सॉफ्ट पावर का थोड़ा सा कंपोनेंट चलते रहने दो, कि बहुत से पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं जो इंडिया में आके इलाज कराना चाहते हैं, तो दीज थिंग्स गो पैरेलल, ठीक है। हमें टॉक अभी ये करनी है कि भाई क्रिकेट मैच खेलना है कि नहीं खेलना, तो दिस इज़ द अनदर एरिया। तो ये सारी कहानी है यहाँ पे। अच्छा, अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमारे को पता है कि मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेररिज्म का है, कश्मीर का है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, ठीक है। हम स्पोर्ट्स कल्चर करके साथ में अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हैं। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये ऐसे हैं जहाँ पे दोनों देश जो है साथ में आ सकते हैं। रेसलिंग कैन बी अनदर, ओके, तो रेसलिंग हो सकती है, इसमें भी दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ जो है कंपटीशन रख सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस की बात करें तो म्यूज़िक, डांस फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, शायरी, मुशायरे, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग साथ में मिलके ज़रूर चीज़ों को सोच सकते हैं। तो ये वो सॉफ्ट पावर के एरियाज़ हैं जिससे आप अपने रिलेशन को बेटर करोगे, ताकि आप मतलब एग्जाम के अंदर दोबारा कभी इसका यूज़ करना हो तो यू कैन मेंशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को आप मेंशन करते हो। देखो सॉफ्ट पावर का इम्पैक्ट क्या होता है, सॉफ्ट पावर मे नॉट बी एबल टू गिव यू रिजल्ट इमीडिएटली। सॉफ्ट पावर का रिजल्ट जो है वो लॉन्ग रन में आता है, और लॉन्ग रन के साथ जो रिजल्ट होता है वो सस्टेनेबल भी होता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर ज़्यादा सस्टेनेबल है। भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको शांति चाहिए ना, आपको लड़ना तो नहीं है। सो वो है ये कहानी। आइए शुरू करते हैं अगला यू कैन से टॉपिक्स। अब देखिए, हमास रेडी टू फ्री डुअल सिटीजन रिमेन्स ऑफ अदर्स, ओके। तो एक तरीके से हमास जो है अब सिटीजन को, जो भी इन्होंने हॉस्टेज लिए थे उनको छोड़ने को रेडी है, एंड दिस इज द डेवलपमेंट हियर। सो विद दिस डेवलपमेंट देर आर चांसेस कि अब जो है शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। अब देखो आगे जाके आज के सेशन में एक और चीज़ है कि एक नई डिबेट चली है कि पैलेस्टीनियंस को कहाँ पे सेटल करना चाहिए, ठीक है, वो एक नई डिबेट है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यूएस और इजराइल नाउ दे आर लुकिंग टू अफ्रीका टू रीसेटल द पैलेस्टीनियंस। तो बेसिकली अब ये जो है सूडान को देख रहे हैं कि सूडान के अंदर उनके पास एरिया बहुत है, सूडान के अंदर जो है या सोमालिया के अंदर जो है इन पैलेस्टीनियंस को सेटल किया जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यू थॉट प्रोसेस। अब इसके लिए क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। बट एट प्रेजेंट कैसा सिनेरियो है, देखिए, अगर यूएस ऐसी कोई इच्छा दिखाता है कि इन पैलेस्टीनियंस को सूडान या सोमालिया में सेटल करने का सोचता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कुछ लोग तो रीसेटलमेंट को रेडी हो जाएंगे, उनको पैसा मिलेगा, अच्छा, वो अफ्रीका में माइग्रेट कर जाएंगे, इंटरनेशनल एड मिलेगी, एंड देन दे विल बी एबल टू लिव अ पीसफुल लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। सो ये सब डेवलपमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग रेडी नहीं होंगे। देखो, कोई अपना मदरलैंड छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता। तो उस सिनेरियो के बीच में अगर फोर्सफुल रिलोकेशन होता है, इजरायलीज या और यूएस मिलके इनको फोर्सफुली वहाँ भेजते हैं, तो उस केस में ग्लोबल आउटरीच होगा। बिल्कुल लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर जो आपके अरब नेशंस हैं वो रिटेलिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि भी कैसे जो है एक तरीके से अरब ब्रदरहुड भी होती है और मुस्लिम ब्रदरहुड भी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है हमें फैक्टर इन करने पड़ेंगे कि अगर वो सही मायने में ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज उनको सोचने पड़ेंगे। देन पार्शियल रीसेटलमेंट की बात करो कि भाई गाज़ा के अंदर टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जो गाज़ा वाले जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको सिर्फ भेजो, आप जो वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियंस हैं उनको मत भेजो। तो एक तरीके से उसका इम्पैक्ट क्या होगा, शांति जो है उस केस में हो जाएगी, और पैलेस्टीनियन जो गवर्नेंस है वो भी डिवाइड हो जाएंगे, जनता होगी ही नहीं। तो बेसिकली इजराइल ना गाज़ा को खाली करवाना चाहता है, ये है उनके दिमाग में मेन जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, और यूएस कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सो दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और सिनेरियो है, अफ्रीकन नेशंस दे में रिजेक्ट द रीसेटलमेंट। उस केस में तो ये रीसेटलमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता कि सूडान जो है वहाँ पे ही उनकी अथॉरिटीज़ मना कर दे कि भाई हम ये सब नहीं करेंगे। बट अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो दे माइट थिंक ट्वाइस, बिल्कुल वो दोबारा सोच भी सकते हैं। सो और इंटरनेशनली जो है यूएस और ये सारे कंट्रीज़ बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं, एंड दे कैन प्रेशराइज सूडान फॉर दैट। सूडान को प्रेशराइज भी किया जा सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। नाउ अदर देन दैट अगर आप देखें, एक नया कंट्री भी बनाया जा सकता है अफ्रीका के अंदर। सो यूनाइटेड नेशन लेड कॉम्प्रोमाइज अगर होगा तो एक नया पैलेस्टीनियन स्टेट आप बनाइए अफ्रीका में, इजराइल से दूर।
सो ये भी एक डेवलपमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ, मतलब ये हाईली अनलाइकली है क्योंकि पैलेस्टीनियंस अपनी हिस्टोरिक लैंड को नहीं छोड़ेंगे। दे हैव दिस डिमांड, दे वांट टू स्टे, दे वांट टू हैव, यू कैन से, उनके आप ये बोल सकते हो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इसके साथ जुड़े हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं विच इज़, यू कैन से, विच कैन क्रिएट ट्रबल, और बहुत ही अनलाइकली है कि ये रीसेटलमेंट वाला आइडिया होगा। बट यू नो, इजरायलीज एंड अमेरिकन्स दे माइट गो फॉर सम फोर्सफुल मेथड्स, तो उस दिशा में ज़रूर वो जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन देखो, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि इंडियाज रिलेशन विद इजराइल ऑफ लेट हैव अक्वायर्ड बोथ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे इंडिया इजराइल रिलेशन का एस्पेक्ट हियर, तो एक समय इस तरीके से चलता था। एक समय ऐसा था 1948 के अंदर, हमने यूनाइटेड नेशन में वी वोटेड अगेंस्ट, हमने अगेंस्ट वोट किया था, ठीक है। वी वोटेड अगेंस्ट गिविंग रिकग्निशन टू इजराइल, कि इजराइल को एज अ कंट्री माना जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए। वी वोटेड अगेंस्ट रिकग्निशन ऑफ इजराइल। तो ये एक डेवलपमेंट है, बिकॉज नेहरू का कहना था कि इजराइल जो है फोर्सफुली क्रिएट किया गया है, दिस एंड दैट। नेहरू हैड दिस पॉइंट दैट इजराइल हैज़ बीन, क्रिएशन ऑफ इजराइल इज़ विद द वेपन्स, ओके, हथियारों का इस्तेमाल करके डंडे के दम पे आप कोई देश बना रहे हो, ये नेहरू का थॉट प्रोसेस था। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमने मेंटेन नहीं किए। चीज़ें इंप्रूव हुई 1993 के अंदर, व्हेन वी एस्टैब्लिश्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस तब बनते हैं, एंड इट वाज द टाइम जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ चुका था, और इंडिया को चाहिए था बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट। हमें पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, टेक्नोलॉजी चाहिए थी, ठीक, वगैरह वगैरह। एंड देन वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग आवर इक्वेशन विद इजराइल। तो बढ़िया इक्वेशन तब से शुरू होती है, एंड आफ्टर दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, बहुत चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं। अच्छा, फिर हमारे जो सरकारें रहती थी उनके दिमाग में ये रहता था कि इजराइल के ज़्यादा क्लोज जाएँ या पैलेस्टीन के ज़्यादा। तो ये मुद्दा भी हमारे दिमाग में रहता था कि भाई हमें तो बैलेंस करना पड़ता था, और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था ये। इजराइल के साथ भी आपको इक्वेशन रखते थे और हम पैलेस्टीनियंस के साथ भी रखते थे। तो ऐसे में फिर एक जो है डी हाइफनेशन की पॉलिसी आती है, ठीक। डी हाइफनेशन की पॉलिसी ये कहती है कि भाई हम इजरायलीज़ के साथ भी इक्वेशन रखेंगे, और जैसा हम काम इजराइल के साथ करेंगे उसका इम्पैक्ट पैलेस्टीन पे नहीं होगा, और इंडिया पैलेस्टीन के साथ इक्वेशन रखेगा, हम पैलेस्टीनियंस की मदद करेंगे, और जो हमारी रिलेशन पैलेस्टीनियन के साथ होगी उसका इम्पैक्ट इजराइल के साथ नहीं होगा। और मैच्योरिटी इतनी थी कि ये लोग समझ गए सारे के सारे कि ठीक है, इंडिया जो है दोनों के साथ अपने रिलेशन ऐसे रखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम इसके क्लोज हैं तो दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, नहीं। तो ये क्लैरिटी हमने यहाँ पे डेवलप की, एंड इट वाज फाइन, बहुत बढ़िया जो है ये आज की डेट में डी हाइफनेशन की पॉलिसी आपकी है, और ठीक है, अच्छा चल रहा है सिस्टम इसके अंदर, ठीक। सो दैट इज़ वन थिंग जो हमें यहाँ पे थोड़ा सोच के समझ के चलना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रेजेंट सिनेरियो है, डी हाइफनेशन चलो मोदी जी के अंडर हुआ है ये, ठीक है, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स करती थी, मतलब वो मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि नेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उसको पीछे रखते हुए उन्होंने फैसले लिए, और वो ठीक नहीं था। सो दिस इज़ द की पॉइंट, जो की पॉइंट है इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इंडिया के साथ तो बढ़िया अच्छी उनकी बनी बनाई है, ठीक है, एंड जो है बढ़िया चीज़ें जो हैं ठीक है हमारी, तो सही चल रहा है सिस्टम। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो पॉइंट हमें समझना होगा कि ये जो टर्म है टू स्टेट सॉल्यूशन, इंडिया इसको सपोर्ट करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है इजराइल और पैलेस्टीन जो अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो बनने चाहिए। सो दिस इज़ द आइडिया। अब ये कैसे होता है, क्या नहीं होता है, और आज की डेट में अगर रीसेटलमेंट हो रहा है तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ओके। तो ये पॉइंट है विच माइट बी डिफ़िकल्ट, इतना आसान ये नहीं होने वाला। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमें की पॉइंट समझना होगा कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन की बात जो है इन्होंने की है, और ये इजराइल के कंटेक्स्ट में ही है। आंसर तो आपको पता लग गया यहाँ पे। ये बेसिकली यूएन का रेजोल्यूशन है। यूएन रेजोल्यूशन इन्होंने दिया था कि दुनिया में हम दोनों कंट्रीज़ को अलग अलग बनाएंगे, लेकिन इजरायलीज़ और बाकी इन चीज़ों के लिए अब ये रेडी नहीं है, और ये कैसे होगा किसी को नहीं पता, बट रेजोल्यूशन है।
ठीक। सो मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं एडिटोरियल की। तो ट्राइबल एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक मैं आपको एडिटोरियल दिखाना चाहता हूँ। तो वो वैसे तो एक अलग एस्पेक्ट को लेके आता है वो, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ओके, सो अब चलिए, ये है एडिटोरियल है ना। M.K. नारायणन साहब, ये फॉर्मर हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज़ आज की डेट में बताई है, भाई ये जो समिट सिस्टम चलता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, समिट के अंदर जैसे G7 समिट, G20 समिट, ये जो समिट्स होते हैं ना, जब आप मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, ठीक है, तो मल्टीलेटरल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे, वहाँ पे आपको रेगुलरली मिलना पड़ेगा। तो बात करेंगे जैसे इंडिया चाइना। अब इंडिया चाइना वैसे तो बायलेटरल तो लिमिटेड ही मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, G20 में मिलेंगे, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर हमारे लीडर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये चांसेस जो हैं, जो आपके एंगेजमेंट इससे इंक्रीज होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके डिस्प्यूट्स को सेटल करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा, ये शांति लाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया है कि समिट वाला सिस्टम बढ़िया है। तो जितने ज़्यादा समिट होंगे उतना बढ़िया है। तो इंटरनेशनल मुद्दे जितने भी हैं, आप इन समिट्स के थ्रू रेगुलरली एंगेज करके ठीक कर सकते हो। सो ये चीज़ करनी है हमें। मतलब अगर हम प्रेजेंट प्रॉब्लम की बात देखें तो आप नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम को देख लीजिए, ठीक है, आप ईरान की प्रॉब्लम को देख लीजिए, रशिया, चलो रशिया तो बहुत जगहों पे मिलता है। तो ये नॉर्थ कोरिया और ये ईरान जो है, ये यूएस के साथ अभी भी एनिमिटी मेंटेन करके रखते हैं। ये चीज़ सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ये किसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ आके मिलते ही नहीं है। देयर इज नो प्लेटफॉर्म दैट इज अवेलेबल वेयर दीज कंट्रीज आर इंटरेक्टिंग। एक यूनाइटेड नेशन है, यूएन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अलावा भी यू नीड टू हैव दी समिट लेवल प्लेटफॉर्म सिस्टम विच शुड बी देयर, जहाँ पे ये कंट्रीज आए, मिलें, मुद्दों को डिस्कस करें, प्रॉब्लम को सॉर्ट करें। बातचीत से ही प्रॉब्लम का हल निकलता है। सो यही वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसका हल जो है इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्कूल क्लोजर की बात आ रही है। देखो, अब ये मुद्दा यहाँ पे रेज किया गया है। तो गोंडी मीडियम का स्कूल मोहगांव विलेज के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लैंग्वेज है, ये नेटिव लैंग्वेज है इनकी। इसके अंदर एजुकेशन देने की बात ये ज़रूरी है। क्यों है? देखो, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 29 है विच टॉक्स अबाउट, यू कैन से, राइट ऑफ माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम अलाइन है। और ये जो आर्टिकल 350 है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ट्राइबल राइट्स के साथ एसोसिएटेड है। और दूसरी तरफ ये 5th शेड्यूल के अंडर भी प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है। तो ये सब प्रोटेक्शंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसके तहत ट्राइबल्स को ये पूरा हक है कि वो अपनी मदर टंग में जो है अपनी एजुकेशन लें। और हमारे यहाँ पे हमें ये भी पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ये कहती है कि मदर टंग के अंदर अगर आप एजुकेशन देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, वो जो एजुकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये अक्सर जो है ये पॉइंट रेज करते हैं। इफेक्टिव किस लिए होती है भाई? इफेक्टिव इन द सेंस दैट उस एजुकेशन के थ्रू जब आप मदर टंग में दोगे तो उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा उसे। दैट इज द पॉइंट हियर। अब कुछ चीज़ें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि स्कूल नॉट रजिस्टर्ड अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड देयर आर कंसर्न्स अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड फ्यूचर स्टूडेंट ट्रांजिशन। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ टीचर। आपको टीचर नहीं मिलता हु कैन टीच इन नेटिव लैंग्वेज। दैट इज द पॉइंट हियर। और दूसरी चीज़, ये जो टीचर हैं दे प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज। जो ट्राइबल्स पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, जो एजुकेटेड हैं, दे डोंट वांट टू गो बैक टू द ट्राइबल यूनिट्स। वो बाकी ट्राइबल एरिया में जाना ही नहीं चाहते। वो ट्राइबल्स जो हैं दे प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनके आगे बच्चे जो हैं वो कम से कम अर्बन एरियाज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल करेंगे और आराम से रहेंगे। बिकॉज ट्राइबल एरियाज में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। दैट्स वाई दे टॉक अबाउट, दे से दैट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम चलो चले भी जाएं अपने यहाँ पे अपने ट्राइबल एरिया में वापस, लेकिन हमारे बच्चे तो सफ़र करेंगे ना। इस चीज़ को वो ये बताते हैं, ठीक है।
सो ये चीज़ बताई गई है और ये प्रॉब्लम भी होती है। दूसरे फैक्टर्स और हैं, ये कहते हैं कि भाई बायसनेस है, नॉन रिकॉग्निशन इज लिंक टू द सोशो पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन ऑफ आदिवासी कम्युनिटी, कि भाई आदिवासी कम्युनिटी के राइट्स को नहीं समझा जाता। ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, दे लुक इनटू द पॉलिसीज़। वो ये एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि आदिवासीज़ के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो प्रोटेक्शन मेजर हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी अच्छा खासा है, ठीक, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि सेकुलर एंड रिलीजियस रेल्म्स इरोड द ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कल्चर। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं, उससे भी इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। ओके, वो ये चलता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ आदिवासी लैंग्वेज रिकॉग्निशन मैं बता रहा हूँ। तो गोंडी लैंग्वेज जो है इट इज़ स्पोकन बाय 29 लाख पीपल, सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। तो इट इज़ नॉट अ 8th शेड्यूल लैंग्वेज, दैट इज़ द पॉइंट। इन कंट्रास्ट विद संस्कृत विच इज़ रिकॉग्नाइज डिस्पाइट हैविंग फ्यूअर स्पीकर। हमारे यहाँ संस्कृत के अंदर तो अब 29 लाख भी लोग नहीं होंगे, लेकिन संस्कृत जो है हमने रिकॉग्नाइज कर रखी है 8th शेड्यूल के अंदर। तो यही बता रहे हैं कि भाई आप इन लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्शन दो, ये चीज़ इनकी डिमांड है एंड विच कैन बी यू कैन से लुक्ड इनटू 8th शेड्यूल में आप इसको डाल सकते हो। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है कि भाई स्टेट रिकॉग्नाइज करे आदिवासी लैंग्वेजेस को इंक्लूडिंग गोंडी, और इसको चाहे आप 8th शेड्यूल में डलवा दो, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। बिल्कुल अच्छा रहेगा, वो प्रोटेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड देन एक्सपेंशन ऑफ गोंडी मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग स्कूल्स एंड सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर। ज़्यादा आप इन चीज़ को लेके आइए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे करनी है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ट्रम्प हेल्स द प्रोडक्टिव ट्रूथ टॉक्स, अर्जेस पुतिन टू स्पेयर द कीव सोल्जर्स। और पुतिन ने भी बोला है कि जो आपका कर्क्स रीजन है, कर्क्स के अंदर जितने भी यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं, पुतिन ने बोला कि उसको छोड़ दो। तो दैट इज़ द डेवलपमेंट हियर। और ये पीस टॉक्स के जो है फ़ायदे ज़रूर होंगे जियो पॉलिटिकली, तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट थिंग। तो कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं? देखो, एक चीज़ है जो पीस है वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आपका जो डर बना हुआ था 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, वो थ्रेट जो है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा, ठीक। दूसरा, हमें डर बना हुआ था कि न्यूक्लियर वॉर होगा, दैट थ्रेट विल ऑल्सो बी एड्रेस्ड एंड इट विल बी अ ग्रेट थिंग। ये चीज़ यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे यहाँ पे, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो रशिया इसके अंदर गेन करता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज वॉर इज़ नॉट अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ वॉर इज़ अबाउट हाउ टू प्रोलॉन्ग अ वॉर, ठीक। सो वॉर का जो डिसीजन होता है, क्या सही है क्या गलत है, वो इस पर डिपेंड करता है लड़ाई चलती कितनी लंबी है। तो यहाँ पे ये जो लड़ाई इंडिया की चली है, मतलब इंडिया कह रहा हूँ, रशिया की जो लड़ाई है, यह पिछले 3 साल से चल रही है एंड वी डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू एंड। सो आज की डेट में वॉर का सिनेरियो ये है कि भाई वॉर लंबे चलते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसका क्या सिनेरियो होगा, कब जाके वो लड़ाइयाँ जो हैं वो रुकेंगी। सो दिस इज़ द पॉइंट हियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब जो फैक्टर्स हमें इसमें देखने हैं कि ठीक है, रशिया के लिए गेन है, यूरोप के अंदर भी ठीक होगा, उसकी एनर्जी सप्लाई वगैरह जो है वो सब स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काम होंगे, और रशिया के ऊपर आगे जाके सैंक्शंस को भी लिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सारे डिबेट्स जो हैं ये पॉजिटिव वे में आएंगी, ठीक है। सो आइए इसको देखते हैं, लेकिन सिनेरियो क्या बनता है अगर ये पीस टॉक्स नहीं मानी जाती, तो वॉर प्रोलॉन्ग भी होगा, दोनों के दोनों लड़ते रहेंगे, इंटेंस हो जाएगा वॉर। क्यों हो जाएगा इंटेंस? बिकॉज इन केस रशिया इस सीज फायर को रेडी नहीं होता, तो यूएस जो है वो अब खुल के एड करेगा यूक्रेन को कि भाई ये रशियंस जो हैं ये शांति चाहते नहीं है, यूक्रेनियंस ये लो और हथियार और जाओ लड़ो। सो यूक्रेन कंटिन्यू टू रिसीव इंक्रीजिंग सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न लाइज, बिल्कुल ऐसा होगा। रशिया में डिप्लॉय मोर ट्रूप्स, बिल्कुल, बिकॉज अब यहाँ पे नेटो का जो एंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन रशियंस माइंड, बिल्कुल। और अगर सीज फायर एग्रीमेंट होता है तो टेम्परेरी पीस होगा। टेम्परेरी पीस अभी के लिए हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करेगा, और ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म टेंशन्स को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये टेम्परेरी पीस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद भी शांति हो जाए। देयर कैन बी ए चांस दैट दिस पीस मे बी फॉर सम टाइम, और ये फिर दोबारा फ्लेयर अप हो जाए। दूसरी चीज़, रशियन विड्रॉल, पॉसिबली मिलिट्री लॉसेस देखते हुए रशिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है और रशिया यहाँ से विड्रॉ करने का सोच सकता है, बट इट इज़ अनलाइकली, बहुत मुश्किल है ये चीज़ होना। इंटरनल अनरेस्ट रशिया में शायद इंक्रीज हो जाए, बिल्कुल ये चीज़ है, बट पुतिन का होल्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये भी अनलाइकली है।
वेस्टर्न फटीक की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज आज की डेट में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट ट्रस्ट यूक्रेन कि भी यूक्रेन की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, दे हैव नो ट्रस्ट ऑन दैट, और इस चीज़ को वो मानते हैं, ठीक है। एंड यूक्रेन इज़ फेसिंग द डिफिकल्टी इन रजिस्टिंग द फ्यूचर रशियन एडवांसेस, बिल्कुल फ्यूचर के अंदर वी डोंट नो, क्या पता रशिया दोबारा इसका मौका देखे और यूक्रेन के ऊपर हमला करे, तो ये सारे फैक्टर्स आएंगे। बट एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो सफरिंग जो है, ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग, वो तो कम से कम रुक जाएगी। ह्यूमन राइट्स आप इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, वाटर, ये सब यूक्रेनियंस को फैसिलिटेट कर पाओगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया दे आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट, कॉर्न, सनफ्लावर, और प्राइमरीली जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो यहीं से ही इंपोर्ट करते हैं सारा सामान। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि फूड सिक्योरिटी का खतरा हुआ था, तो वो अफ्रीका के अंदर हुआ था, और इससे जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो एकदम से बढ़ गए थे, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिला था, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है ना। सो ये सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स होंगे। प्राइस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, बिल्कुल, एनर्जी प्राइस जो है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। रशियंस दे विल नाउ बी एबल टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑयल टू और गैस टू यूरोप, बिल्कुल इस चीज़ को रखा जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो गैस और ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। देन यू कैन से जो रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होगी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अडानी ग्रुप जा सकता है वहाँ पे, बिल्कुल, दे कैन टेक अप द प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल वो ले सकते हैं, और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन से पैसा भी मिलेगा उस डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज़ व्हाट कैन बी देयर। एंड देन फ्यूचर रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप कहीं ना कहीं आप नेटो के साथ, नेटो और रशिया जो है उनके भी डिस्कशन हो सकते हैं कि फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम ना हो, एक तरीके से कोर्डियल आप रिलेशन जो है उधर मेंटेन कर सकते हो, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ ईयू और नेटो की बात करें तो दैट विल बी देयर, बिल्कुल, जो टेंशन्स हैं वो कम हो जाएंगी। एंड देन देर इज़ गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड रशिया चाइना रिलेशन, जो आप रशियन जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर उसको जो है बैलेंस आउट किया जा सकेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, एंड आई होप थिंग्स विल प्रोसीड इन अ राइट डायरेक्शन। अब ईरानियन सैंक्शंस की बात करते हैं। चाइना इज़ अर्जिंग टू एंड इलीगल सैंक्शंस ऑन ईरान। ओके, तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, चाइना का इस्तेमाल करके वर्ल्ड पावर्स ये ईरान को परसुएड करेगा टू स्टॉप द न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। यूएस शायद चाइना ईरान को ना परसुएड कर पाए, बट चाइना कैन डू दैट, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है। एंड इफ दीज सैंक्शंस आर लिफ्टेड, उसका बेनिफिट इंडिया को भी होगा, बिकॉज छाबहार में हमारा इन्वेस्टमेंट है, वी विल बी एबल टू यूटिलाइज इट टू इट्स फुल कैपेसिटी। आप इस छाबहार के इन्वेस्टमेंट को पूरी कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर पाओगे, आप अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी एक्सप्लोर कर पाओगे, आप सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर कर पाओगे, इसलिए तो हमने इतने पैसे लगाए थे। सो वी आर होपफुल थिंग्स विल प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, और ट्रंप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, बट ईरानियन लीडर ने जो है स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि दे डोंट वांट टू बी बुलिड बाय, हम किसी बुली की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ट्रंप ने प्रेशराइज किया होगा, बट ईरानियंस ने इनिशियली तो निगलेक्ट कर दिया कि हमें जो है नई बात करनी है, आप जो है आगे जाओ, हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। नाउ एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, अगर इफ़ ईरान इज़ एडमेंट ऑन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, इजराइलीज जो हैं वो इस केस के अंदर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पास्ट में ऐसा किया है, वो दोबारा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होता है तो आप देख सकते हो कि ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही थी हमास की और इनकी, ये फर्दर बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो सकती है। सो ये चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, ओके। सो दिस इज़ द पॉइंट, that is what we have for today's session. Thank you very much.